दोस्तों नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दीपावली का जो पर्व अभी हमारे यहाँ तो अभी भी चल रहा है गुजरात में, हमारे यहाँ पंचमी तक चलता है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दिल से। और बहुत शुभकामना और बहुत शुभेच्छा आप सभी को देता हूँ और हमारे पूरे परिवार की ओर से देता हूँ। तो एक तो ये मुझे आपको शुरुआत में कहना था, बहुत दिल से कहना था। और अब जैसे कि आप जानते हैं, हम अभय दुबे साहब से बात करते हैं। हमारी जो सांप्रत स्थितियां होती है राजनीतिक रूप से, उस पर बात करते हैं। तो आज उसी पर बात करने वाले हैं। तो मैं हम्म, उनका स्वागत कर लूं, पहले उनको आमंत्रित कर लूं, बुला लूं। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। अब कल चुनाव दो जगह होने वाले हैं, कल मत डाले जाएंगे ईवीएम जी में, जी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। हम्म, छत्तीसगढ़ में ये दूसरा चरण होगा। मैं सर ये समझना चाहता हूँ कि प्रचार तो बंद हो गया, तो घर घर जाके आप बात कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज सभाएं तो कुछ कर नहीं सकते। आप कैसे इसको, आप जो है आपका आकलन क्या है इस पूरे मामले में? अब तक मोदी साहब ने बहुत कुछ बोल दिया, अमित शाह ने तो कह दिया कि आ, मैंने उसका बयान मेरे अपने सामने रखा हुआ है, कह रहे हैं कि एमपी को अब बेस्ट बनाएंगे। अब तक क्यों नहीं बनाया वो सवाल नहीं है, लेकिन अब बेस्ट बनाएंगे ऐसा कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि कांग्रेस की अपनी कोई गारंटी नहीं है, तो वो और किसी चीज की गारंटी कैसे दे सकती है? तो मोदी साहब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने उनका भाषण रहा कि कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है ना? और कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद जो है वो सत्ता का बंटवारा करने वाले एग्रीमेंट की पार्टी है। और ये हम्म। सब चीजें जो हैं, ये मन से बहुत दम दिखाकर बोली जाती है। आप कैसे देखते हैं सर, क्या रहेगा मूड? देखिए मुझे मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थिति को, जो चुनावी अंताक्षरी होती है जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने मन से अपनी बात कहते हैं, दावेदारियां होती हैं, उनसे थोड़ा अलग हटके मैं देखता हूँ। जी। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मेरी राय ये है और मैं कहूंगा मेरा आकलन ये है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की हवा बह रही है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और उस परिवर्तन के लिए जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो उनकी प्राथमिकता है। अगर कांग्रेस की जगह कोई और होता तो लोग उसको वोट देते। और ये केवल ऐसा नहीं है कि लोग भाजपा की सरकार से बोर हो गए हैं और लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री के पद पर एक ही चेहरा देखते देखते वो उकता गए हैं, इसलिए उसको बदलना चाहते हैं। ये कोई फटीग फैक्टर नहीं है जैसा कि आमतौर पर विश्लेषण किया जा रहा है। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नाराजगी है। और ये जो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो रेटिंग में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा उनकी अच्छी रेटिंग आती है, मैं इससे कभी भी प्रभावित नहीं होता। इस तरह की रेटिंग जो लोग सत्ता में होते हैं, अगर कोई खास बात नहीं हो गई तो उनको अच्छी रेटिंग आमतौर पर मिलती ही है। और भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी प्रयोगशाला है। जब भाजपा बनी भी नहीं थी तब भी मध्य प्रदेश में भाजपा का काम बहुत अच्छा था। उसका संगठन बिल्कुल जमीन पर है और उसके पास कार्यकर्ता हैं और उनके पास एक निश्चित वोट है जो कि उसको हमेशा मिलता है, वो चुनाव जीते या चाहे हारे। तो एक ऐसा प्रदेश है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सम्मानजनक सीटें प्राप्त होंगी, सम्मानजनक प्रतिशत वोटों का प्राप्त होगा, लेकिन वो चुनाव हार जाएगी ऐसा प्रतीत होता है मुझे। क्योंकि जनता परिवर्तन के मूड में है और आमतौर पर आजकल के वोटर की मानसिकता ये हो गई है कि वो मानता है कि जब चुनाव आता है तभी उसे सत्तारूढ़ शक्तियों से या राजनीतिक शक्तियों के साथ में एक एक सौदेबाजी करने का मौका मिलता है। वो अपनी बात उनसे तभी मनवा सकता है। मैंने जितने भी रिपोर्टरों को देखा है वहां मतदाताओं से बात करते हुए, या मैंने जो रिपोर्टें सुनी हैं और वहां के अपने पत्रकार मित्रों से बात की है, सब लोग यही कहते हैं कि इट इज ऑल द वे कांग्रेस। मतलब वो कोई कोई दावा करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रणनीति पे मैं बाद में आऊंगा। इसके बाद आइए आप छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि वहां भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे है। वहां आगे इसलिए है, ऐसी बात नहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ नाराजगी ना हो, हर सरकार जो 5 साल रहती है कोई ना कोई नाराजगी रहती है। एक तो ये है कि भूपेश बघेल एक मजबूत नेता है और केंद्र सर और कांग्रेस के आला कमान ने उनमें अपना भरोसा किया है। और टीएस सिंह देव को वो से कहा है कि वो उप मुख्यमंत्री की शपथ लें। उन्होंने शपथ ली और एकता करें मुख्यमंत्री के साथ, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो कांग्रेस के अंदर जो मतभेद था, जो गुटबाजी थी, वो समाप्त कर दी उन्होंने वहां पर। इसी तरह से मतभेद गुटबाजी
मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के अंदर एक लगातार एक ध्रुव थे, वो भाजपा ने उनको तोड़ के अपने में मिला लिया। तो एक तरह से वो कांग्रेस को फायदा हुआ उससे, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खत्म हो गई, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई होड़ नहीं है। तो कांग्रेस इस लिहाज से देखा जाए, चुनावी रणनीति के लिहाज से दोनों प्रदेशों में भाजपा के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। और मुझे मुझे दिख ये रहा है कि भाजपा इन दोनों प्रदेशों में चुनाव अच्छा नहीं लड़ रही है। उसकी 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 रैंक है, उसकी कार्यकर्ताओं के पास कोई ऐसी ऐसी कहानी नहीं है जो वो जनता को सुना सके। स्थानीय नेतृत्व नहीं है, कार्यकर्ताओं के अंदर पहलकदमी नहीं है। कांग्रेस में ज्यादा उछाल है, ज्यादा उत्साह है, उसके कार्यकर्ता ज्यादा जोश के साथ लगे हुए हैं, उसका नेतृत्व सुपरिभाषित है, स्थानीय आधार है उसके नेतृत्व का। इसीलिए आप देखेंगे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इन दोनों प्रदेशों में रैलियां ज्यादा की हैं, रोड शो ज्यादा किए हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इतनी मेहनत वहां पर नहीं करनी पड़ी, की है उन्होंने मेहनत, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मुकाबले उन्होंने कम रैलियां की हैं, कम रोड शो किए हैं, क्योंकि उन्होंने स्थानीय नेतृत्व के सहारे वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की नीति में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन आया है कि वो अपने सूबेदारों और छत्रपों पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। जैसे कर्नाटक में उन्होंने सिद्धरमैया पर दिखाया, या मध्य प्रदेश में कमलनाथ पे उनका भरोसा है, उधर भूपेश बघेल के ऊपर है, उधर अशोक गहलोत के ऊपर है, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के ऊपर भरोसा है। तो ये कांग्रेस और भाजपा की चुनावी रणनीति के अंदर भी ये भारी अंतर है, और इसका लाभ राज्यों के स्तर पर कांग्रेस को हो रहा है। बिल्कुल सर, अब इस जो आपने एक चीज़ कही ना, वो मुझे उस पे थोड़ा आपसे और जानना है कि आपने कहा कि, और बहुत सही बात है और ये हो रहा है लंबे अरसे से, कि भारतीय जनता पार्टी में जो जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है, तो वहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व होता है, वो वैसे बेसिकली कहीं मतलब होना चाहिए, वो दिखता नहीं है। और चुनाव जो है, वो सिर्फ नरेंद्र भाई अपने चेहरे पे लड़ते हैं और अमित शाह साहब जो उनको बूस्ट करने के लिए चले जाते हैं, कभी मोदी साहब को वोट दीजिए, और नरेंद्र भाई कहते हैं कि आप मुझे देख के वोट कीजिए। ये कितना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्वास्थ्य के लिए ये कितना लाभप्रद है या कितना हानिकारक है? सिर्फ एक ही चेहरे को पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक प्रमोट करते रहना, ये संस्था के लिए, मतलब पार्टी के लिए, ये कितना फायदेमंद है या तो नुकसानकारक है? देखिए, 2014 से भाजपा के अंदर ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। पूरी भाजपा का विचारधारात्मक और संगठनात्मक केंद्रीकरण हो गया है। सारी सत्ता 2 व्यक्ति या उनके पसंदीदा लोग जो होते हैं दिल्ली में बैठे हुए, उन्हीं के हाथ में केंद्रित हो गई है। किसी और व्यक्ति का ना कोई महत्व रह गया है, ना किसी के पास कोई पहलकदमी है, ना कोई निर्णय लेने का अधिकार है। वही तय करते हैं क्या करना है। ये पहली बार हो रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट रैंक के मंत्रियों को एमएलए का चुनाव लड़ाया जा रहा है। जो राष्ट्रीय महासचिव है उसको एमएलए का चुनाव लड़ाया जा रहा है। जो सांसद है उनसे कहा जा रहा है कि अब आप अपनी अपने एक एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत के दिखाइए। तो ये पहले कभी आपने सुना होगा? कभी भी नहीं सुना होगा आपको। आमतौर पर जब केंद्र से किसी व्यक्ति को एमएलए का चुनाव लड़ाया जाता है, तो उसके पीछे एक ठोस संदेश होता था कि ये व्यक्ति हम आला कमान का प्रतिनिधि है, और अगर चुनाव जीते तो यही मुख्यमंत्री होगा। वो एक तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा होता था कांग्रेस के जमाने में। लेकिन ऐसा भी नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। सारी बात नरेंद्र मोदी से शुरू होती है और सारी बात नरेंद्र मोदी पर आकर खत्म हो जाती है। इससे होता क्या है कि शुरू में भले ही एक व्यक्ति का बड़ा जलजला हो और उसका बड़ा दबदबा दिखाई पड़े, और लेकिन उससे पूरी पार्टी में राजनीतिक पहलकदमी बहुत कमजोर हो जाती है लोगों की। लोग राजनीति में आते क्यों हैं? लोग राजनीति में हो सकता कोई भ्रष्टाचार करने के लिए आए, हो सकता किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो, लेकिन कुछ भी करने के लिए आता हो, कोई जनसेवा के लिए भी आता है, कुछ भी करने के लिए आता हो, अगर उसकी अपनी एजेंसी नहीं होगी, एजेंसी एक समाजशास्त्री वर्ड है, यानी आपकी अपनी अगर पहलकदमी नहीं होगी, तो फिर आप क्या राजनीति में आके क्या करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय सत्ता पिछले 10 साल से मिली हुई है। तो सब लोग मानते हैं कि केंद्रीय सत्ता के स्रोत नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन भाजपा एक पार्टी के तौर पे मैं मानता हूं, भले ही कितनी विशालकाय लगती हो, भले ही कितनी प्रभावशाली लगती हो, बताया जाता हो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वगैरह वगैरह, लेकिन एक पार्टी के तौर पर राजनीतिक पहलकदमी के लिहाज से ये पार्टी धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। ऐसा ही इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के साथ किया था। मैं इस बात उदाहरण को बार बार कहता हूं, इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस को सत्ता मिलती थी, लेकिन कांग्रेस एक पार्टी के रूप में खोखली होती जा रही थी। इसलिए जब उसका ग्राफ गिरा तो वो 45 पे आ गए। मैं मानता हूं कि कभी भी जिस दिन नरेंद्र मोदी लड़खड़ाएंगे
और वो सत्ता के स्रोत नहीं हो पाएंगे और उनके नाम पे वोट मिलना बंद होगा या कम होगा, उस दिन भाजपा को बहुत बड़ा संकट होगा। भाजपा में नेताओं का लगभग अभाव हो गया है, कार्यकर्ता हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। उनको बस कहा जाता है कि आप काम कीजिए, कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगाता है उनको काम में, लेकिन वो भी स्थिति धीरे-धीरे कमज़ोर होती जा रही है और इस बात को बहुत कम लोग कहते हैं। एक एक मिथक बना हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और संघ चुनाव पलट देता है, वगैरह-वगैरह। इस प्रकार की बहुत बातें टीवी पर दोहराव के साथ कही जाती हैं, अखबारों में भी लिखी जाती हैं। मैं समझता हूँ कि ये स्थिति बदलती जा रही है। अब संघ में वो क्षमता नहीं रह गई है कि वो चुनाव को पलट दे। संघ इतना ज़रूर कर सकता है, किसी से नाराज़ हो जाए तो उसको चुनाव हराने में जुट जाए, चुनाव हरा सकता है, वो भी अपनी पार्टी का। संघ चुनाव जिता पाएगा कि नहीं जिता पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चुनाव हराने की गारंटी ज़रूर लेता है। बात सही है। बस क्योंकि ये बड़ा, जैसे आपने कहा, वो वही मुझे उदाहरण याद आ रहा था कि इंदिरा गांधी जिस तरह से इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा जैसा हो गया था, तो वहां भी प्रादेशिक नेतृत्व को ऑलमोस्ट जो कद्दावर थे वो उनको किनारे कर दिया गया था। तो वही कमोवेश हाल उसी तरह का भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। जी। अच्छा अभय जी, एक चीज और जाननी थी आपसे कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि भाजपा बहुत बुरी तरह से हारेगी, उसको अपने जो कमिटेड वोट है तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पर 2018 में भी एक तरह से परिवर्तन तो था ही, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी अपनी, भाजपा को भी अच्छी सीटें मिली थी। पर फिर उस समय जो है, आप हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, सिंधिया कैसे चले गए और कैसे सरकार जो है गिर गई। तो ये जिस तरह से सरकार बनाते हैं हारने के बाद भी, बहुत सारे राज्यों में हमने देखा पिछले 9 साढ़े 9 साल में, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जनमानस पर नहीं जाता कभी कि ये जाता है। हारने के बाद? ये जो आज जो वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार इतनी ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की योजनाएं देने की बजाय, जिसको नरेंद्र मोदी खुद रेवड़ी कहते हैं, वो रेवड़ियां बांटने के बावजूद भी वो क्यों नहीं चुनावी लड़ाई में आगे दिखाई पड़ रहे? व्यक्तिगत रूप से कोई बड़े अलोकप्रिय व्यक्ति नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि लोग उनसे नफरत कर रहे हों या उनको उनसे नाराज हों, बहुत ऐसी बात नहीं है। वो इसीलिए है, एक तो जो बीच में आपको जनादेश नहीं मिला, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। आप तोड़-फोड़ करते हैं, फिर सरकार बनाते हैं, जो महाराष्ट्र में इन्होंने किया, वहाँ भी इनको नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो इन्होंने किया, इसका सबको नुकसान है। जनता इसको नापसंद करती है। देखिए, जनता नकारात्मक चुनावी अभियान को नापसंद करती है। जनता दल-बदल करवा के सरकार बना लेने को नापसंद करती है। जनता इन सब बातों को नहीं पसंद नहीं करती। आम लोग नहीं बोलते हैं इस सवाल पे, लेकिन उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि ये ठीक काम नहीं हो रहा है। ये उन्होंने कर लिया। सब लोग जानते हैं कि भाई आपने सरकार तोड़-फोड़ की, तो आपने ज़रूर उसके अंदर पैसे बाँटे होंगे, भ्रष्टाचार किया होगा, प्रलोभन दिया होगा, पद बाँटे होंगे, तभी तो आपने किया है। तो वो इस बात से सब लोग वाकिफ़ हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, सब लोग जानते हैं कि सभी भ्रष्ट हैं। तो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे का भी राजनीतिकरण कर दिया गया है, निष्प्रभावी हो गया है मुद्दा। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं चाहते लोग आपके हिसाब से? छत्तीसगढ़ में परिवर्तन इसलिए नहीं चाहते, एक तो भाजपा उस भूपेश बघेल और कांग्रेस का विकल्प बनकर उभरने में नाकाम रही। 2018 में चुनाव हारे थे, कुछ नहीं किया, तब से हाथ में हाथ रख के बैठे रहे। रमन सिंह अपने दफ्तर में आके बैठ जाते थे। आला कमान उनको नापसंद करता था। कोई वैकल्पिक नेतृत्व भी विकसित नहीं किया, कुछ भी नहीं किया भाजपा ने वहां पर। भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, सरकार चुनाव जीतने के लिए सक्रिय रहना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा ना। तो छत्तीसगढ़ भाजपा के स्थानीय नेतृत्व, कार्यकर्ता पंक्ति, आला कमान, सबकी निष्क्रियता का, जो 5 साल लंबी निष्क्रियता का सबसे बड़ा सबूत है छत्तीसगढ़। उसकी वजह से कांग्रेस शासन की जो कमियां थी या जो भी उसके खिलाफ अच्छी मुहिम चलाई जा सकती थी, वो चलाने में वो नाकाम रहे। अब कहा जाता है कि आखिरी समय में उनको ध्यान आया है कि कुछ रमन सिंह से भी काम ले लिया जाए, उनको भी कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए। ऐसा उन्होंने शायद करने की कोशिश भी की है, लेकिन अब तो वक्त निकल चुका है। और सर आखिर में बस एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये है कि जी। ये जो अब चुनाव तो हो जाएंगे, फिर रिजल्ट आएगा 3 तारीख को। जी। ये अगर जैसे कहा जा रहा है, मान ले कि भाई बहुत मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो कांग्रेस जीतेगी, ये कहा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब, इसका असर क्या हो सकता है? पिछली बार तो हमने देखा कि हारने के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हारने के बाद भी 19 में तो कुछ अकल्पनीय जो है इस तरह की सीटें लाके सत्ता में बैठे ये लोग। उसमें पिछला वाला चुनाव अलग तरह का था। उसमें पुलवामा की घटना के बाद में भारत की रक्षा सेनाओं ने बालाकोट स्ट्राइक की थी। तो उसकी वजह से एक देशभक्ति का
भारतीय जनता पार्टी तूफान लाने और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में कामयाब रही। उसकी वजह से राहुल गांधी ने ज्यादा बड़ी गारंटियां दी थी मोदी की गारंटियों के मुकाबले, वो गारंटियां भी निष्फल हो गई। लोगों ने, पूरे भाजपा ने सारे देश में होर्डिंग लगवाए, वो कहा कि भीतर घुस के मारा वगैरह, तो उसकी वजह से पूरा माहौल बदल गया और चुनाव जो है वो सामान्य चुनाव नहीं रह गया। आज भी भाजपा इस तरह के मुद्दे की तलाश में है। भाजपा चाहती है कोई एक ऐसा मुद्दा मिले। इस तरह की बातें चलती रहती हैं, कभी भी भारतीय सेना पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में मार्च कर सकती है। तो अगर इस तरह की कोई घटना नहीं हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को सामान्य चुनाव लड़ना पड़ेगा, और सामान्य चुनाव लड़ने में 2019 का दोहराव नहीं होगा। फिर नए सिरे से लोग सोचेंगे और उनके सामने तराजू होगा, तराजू पे वो दोनों पक्षों को रख के देखेंगे कौन नीचे है कौन भारी है। जो बीच का वोटर होता है, जो जिसकी पार्टी निष्ठाएं ना भाजपा के साथ हैं ना भाजपा विरोधी हैं, जो आखिर में सोच के वोट देता है, ये सब चीजें जो है महत्वपूर्ण होंगी और इन सब का फर्क पड़ेगा। तो अगर 2024 को 2019 का दोहराव नहीं होना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि चुनाव सामान्य चुनाव हो, वो मोदी सरकार के प्रदर्शन के ऊपर चुनाव हो। उसके खिलाफ जो विपक्ष की एकता है, उस विपक्ष की एकता का लोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी उत्तेजना के, जो कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद की वजह से पैदा होती है, उसके बिना उसका आकलन करके देखें। तब ये चुनाव, तब अच्छी तरीके से वोटिंग होगी और फिर लोग जो वोट देंगे वो स्वीकार होगा सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपने समय निकाला, अभी बात की हमसे, हमारे दर्शकों के लिए आपने अपनी जो आकलन है वो बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, आज आपने बातचीत सुनी जो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले, अभय दुबे साहब ने अपनी जो उनका आकलन है वो बताया और वो हमने आपके समक्ष बिल्कुल रखा। और अब आपके ऊपर है कि आप इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को कैसे पसंद करते हैं। अगर आप कर रहे हैं इसको, आपको बात अगर हमारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इसकी जो लिंक है उसको आप शेयर कीजिए, तो ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकती है, वो पहुंच जाएगी। और हमारी जो चैनल है 4PM, उसको आप लाइक करें और अपने आसपास के लोगों से सब्सक्राइब करने के बाद अपने आसपास के लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। ये हम हमेशा अपील करते रहते हैं आपसे और हमको पता है कि आप हमारी बात मानते भी रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।